नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। जय हिंद। और जैसा कि हमने गणित शिक्षण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 250 प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट कर की है, जो रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इससे पहले हमने 225 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 226 नंबर प्रश्न से लेके पूरे 250 प्रश्न, इस उम्मीद के साथ कि आपका गणित शिक्षण से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 226 से। देखिएगा, कौन सा मूल्यांकन अच्छा कहलाता है। तो मूल्यांकन जो है वो कौन सा अच्छा कहलाता है, जिसमें प्रश्न अधिक हो, जिसमें प्रश्न लघुत्तरात्मक हो, जिसमें प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो, या जिसमें प्रश्न सत्य या असत्य के रूप में हो। तो देखिएगा इसका क्या आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जिसमें प्रश्न लघुत्तरात्मक हो, यानी छोटे रूप में हो, एक या दो शब्दों वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो लघुत्तरात्मक होते हैं। वो मूल्यांकन जो होता है वो सबसे अच्छा कहलाता है। तो आज इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन है और आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 227। संगीत मानव के अचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं को संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन किसका है। तो ये एक कोटेशन है और ये जो कोटेशन है वो किसकी है, लेबनीज की है। संगीत मानव के अचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है और ये कथन है लेबनीज का। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 228। प्रेरणा या ज्ञान का सजीव स्रोत क्या होता है। प्रेरणा या ज्ञान का जो है वो सजीव स्रोत क्या होता है। लेखक होता है, विद्यार्थी, शिक्षक या पाठ्य पुस्तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा शिक्षक। शिक्षक जो है वो प्रेरणा या ज्ञान का क्या होता है, एक सजीव स्रोत है। प्रेरणा हमें कौन देता है, शिक्षक हमें क्या करता है, प्रेरणा देता है कक्षा कक्ष में। तो हमारे लिए क्या है प्रेरणा, एक अध्यापक क्या है, प्रेरणा है। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 229। निम्न में से गणित की प्रकृति नहीं है। कौन सी प्रकृति नहीं है गणित की। ए विस्तृत है, बी सरल है, सी मौलिक है, या डी अपनी भाषा है। तो गणित की प्रकृति में अपनी भाषा तो होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 229 का, ये विस्तृत है, ये गणित की प्रकृति नहीं है। विस्तृत है, ये इसकी प्रकृति नहीं है। सरल होती है, मौलिक होती है और अपनी भाषा होती है, ये इसकी प्रकृति होगी। तो इसका सही आंसर होगा ए। आगे देखिएगा 230 नंबर क्वेश्चन। प्राप्य उद्देश्य का कौन सा क्षेत्र होता है। प्राप्य उद्देश्य का कौन सा क्षेत्र होता है, अस्पष्ट, निश्चित, विशाल या सीमित। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सीमित। इसका सही आंसर है प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र कौन सा है, सीमित होता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 231। विद्यार्थी गणित में त्रुटि पता लगाकर उसे स्वयं ठीक कर ले सकते हैं। यह विशेषता किस प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति बताता है। विद्यार्थी क्या करता है, त्रुटि का पता लगाकर खुद ही क्या कर लेता है, ठीक कर लेता है। तो ये जो प्राप्य उद्देश्य है वो किस से रिलेटेड है, कौशल से, ज्ञान से, अवबोधन से या सांस्कृतिक से। तो इसका सही क्या आंसर होगा, अवबोधन। अवबोधन से ही क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, त्रुटि का पता लगा लेगा। जब वो क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, यानी वो पता लग जाएगा कि हमने कहाँ गलती की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अवबोधन। अवबोधन में ही बच्चों में क्या होता है, त्रुटि का पता लगाने की एक स्किल डेवलपमेंट होती है। आगे देखिएगा 232 नंबर क्वेश्चन। आगमन विधि मार्ग है। आगमन विधि जो है वो मार्ग किसका है, खोज का है, बी लक्ष्य का, सी अनुकरण का, या डी तीव्रता का। तो यहाँ देखिएगा 232 नंबर प्रश्न में कि आगमन विधि में हम क्या करते हैं। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र काम करता है, यानी क्या करते हैं, खोज कर, यानी सूत्रों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, खोज का। और जबकि अनुकरण जो होता है वो होता है निगमन विधि। अनुकरण का मतलब ये यहाँ ये हुआ कि निगमन विधि में क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलों का यूज किया जाता है। तो यानी डायरेक्ट फॉर्मूलों का क्या करते हैं, अपने अनुकरण करते हैं और किसी क्वेश्चन का क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन निकाल देते हैं। जैसे मान लो वर्त की परिधि ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला लगाएंगे 2πr, मतलब फॉर्मूले का अनुकरण किया, मतलब निगमन विधि। तो इस तरह से याद रखेंगे। अगर यहाँ पे निगमन विधि मार्ग कहा जाता तो ये अनुकरण होता। तो चलिए आगे देखते हैं 233 नंबर प्रश्न। यदि ज्यामिति
ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। आकृतियों की प्रशंसा करने का, आकृतियों का वर्गीकरण करने का, वैसी ही आकृतियों की खींचने का, गणित परिषद पट पर ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने का। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आकृतियों का वर्गीकरण करना। यानी जब बच्चों में जो ज्यामितीय आकृतियां होती है उसका अवबोधन हो जाएगा। अवबोधन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वर्गीकरण करना। बच्चा सीख लेगा कि वर्त क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, ये वर्त होता है, ये त्रिभुज होता है, और जिसमें 4 आकृति होती है वो एक चतुर्भुज होता है। तो ज्यामितीय आकृतियों में क्या कर लेगा, वो वर्गीकरण कर लेगा। तो यहाँ अवबोधन हो जाता है मतलब आकृतियों का क्या करेगा, वर्गीकरण करना क्या हो जाएगा, बच्चा सीख जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा वो बी होगा। आगे है प्रश्न संख्या 234। डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। ए शिक्षण उद्देश्य, बी सीखने के अनुभव से, सी मूल्यांकन के साधन से, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। जो डॉक्टर BS ब्लूम के अनुसार जो मूल्यांकन है वो उसमें शिक्षण उद्देश्य से रिलेटेड है, सीखने के अनुभव से रिलेटेड है, मूल्यांकन के साधन से रिलेटेड है। तो ये सभी क्या है, सही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 235। छात्र को विभिन्न रेखा गणितीय आकृतियां देकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृतियां अलग करवाई जाती है। इसका उद्देश्य है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक या सभी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी अवबोधात्मक। क्योंकि रेखा गणित में आकृतियां देकर त्रिभुज की आकृतियों को अलग करना ये किस में आएगा, अवबोधन में आएगा, तुलना करना से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा बी। आगे है प्रश्न संख्या 236। उपलब्धि परीक्षा एवं निदानिक परीक्षा में अंतर होता है। उद्देश्यों का, प्रतीक का, कठिनाई स्तर का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उद्देश्यों का। जो उपलब्धि परीक्षा है और निदानिक परीक्षा है उसमें अंतर होता है उद्देश्यों का। आगे है प्रश्न संख्या 237। मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इससे एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्धता आती है, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, और डी है स्वच्छता व शुद्धता आती है। तो जो मौखिक गणित होती है उसका सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है उससे एकाग्रता बढ़ती है। क्योंकि छोटे बच्चों को अपने क्या करते हैं, गिनती सिखाते हैं 1 2 3 4, या पढ़ा याद करने के लिए बोलते हैं 2 एकम 2, 2 दूआ 4, 2 तिया 6, इस तरह से। तो क्या होता है, एकाग्रता बढ़ती है मौखिक गणित से। या फिर जैसे मैं आपको बोलूं कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे क्षेत्रफल बताइए। तो आप क्या होंगे, आप एकाग्र से होकर आप सोचेंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। मैं कहूँ कि आयत का परिमाप क्या होगा, तो हम पहले सोचेंगे आयत का परिमाप क्या होता है। तो यानी एकाग्रता बढ़ती है जब अपने क्या करते हैं, मौखिक गणित को पढ़ाते हैं उस टाइम। आगे है प्रश्न संख्या 238। सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन बनाकर, उपरोक्त सभी से। तो जो गणित की सहायक सामग्री होती है वो रोचक भी बनाती है, मनोरंजक भी बनाती है, और कक्षा में अनुशासन भी बनाती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा सभी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 239। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। ए जब तक छात्र रुचि न ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आए। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो कब तक चलनी चाहिए, जब तक छात्रों का पिछड़ापन क्या होना हो, दूर न हो। जैसे एक डॉक्टर के द्वारा तब तक दवाई दी जाती है मरीज को कि जब तक उसका रोग ठीक न हो जाए। तो इसलिए जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो जाए तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। आगे है प्रश्न संख्या 240। गणित का भौतिकी से संबंध कहलाएगा। पारस्परिक, गुणांक, एकिक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गुणांक। गणित का भौतिकी से जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। इस चीज को याद रखेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 241।
लेकिन उससे पहले सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर विनती, करबद्ध प्रार्थना, यदि आपको इन वीडियो से कुछ सीखा है या कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 241। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप गणित की किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? संश्लेषण विधि, निगमन विधि, आगमन विधि या प्रयोगशाला विधि? तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे। सूत्र लगाएंगे L गुणा B। जब सूत्र लगाएंगे तो विधि यूज करेंगे कौन सी? निगमन विधि, आगमन नहीं। कौन सी विधि यूज करेंगे जब सूत्र लगाएंगे? तो निगमन विधि। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा निगमन विधि। आगे है प्रश्न संख्या 242। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है मानसिक कार्य, मौखिक कार्य, लिखित कार्य या सभी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मौखिक कार्य, क्योंकि गणित की जो प्रारंभिक कार्य अवस्था हम बच्चों को करवाते हैं तो मौखिक रूप से करवाते हैं, जैसे पहाड़े याद करना, गिनती 1 2 3 4 10 तक याद करना। तो ये क्या है? प्रारंभिक अवस्था है गणित की। आगे है प्रश्न संख्या 243। व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है, आंसर देखते ही पता चल जाएगा। देखिएगा, खेत खलिहान में क्षेत्र माप करना बिल्कुल व्यवहारिक है। समय, काम, मजदूरी की गणना करना ये भी बिल्कुल ज़रूरी है। ज्यामितीय प्रमेय को हल करना ये गणित से रिलेटेड है, लेकिन क्या अपने दैनिक जीवन में कहीं ज्यामिति का प्रयोग करते हैं? प्रमेयों का क्या करते हैं? अपने योग करते हैं क्या? उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते। और डाक टिकटों आदि का लेखा रखना ये भी करते हैं व्यवहारिक जीवन में। तो व्यवहारिक गणित में जो गणित का अंग नहीं है वो कौन सा नहीं है? ज्यामितीय प्रमेय को हल करना। आगे है प्रश्न संख्या 244। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का, विश्लेषिक सोच का या सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी होगा। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो गणित शिक्षण के जो गणित का जो मूल्य है उससे रिलेटेड है। गणित का मूल्य या आपने कह सकते हैं गणित का महत्व है। ये क्वेश्चन हमारे गणित के मूल्य या फिर गणित का महत्व से रिलेटेड है, और इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनी हुई है, तो वो आप मैथ्स पेडागोजी चैनल की प्लेलिस्ट में बनी हुई है, वहाँ देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी होगा। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 245। क्या है? प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान करना, मानसिक शक्ति का विकास, खाली समय का सदुपयोग, प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों से परिचय कराना। तो जो प्रोफेसर सुल्टजे थे उनके अनुसार गणित का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? वो है मानसिक शक्ति का विकास। तो इसको याद रखेंगे कि गणित की जो प्राथमिक उद्देश्य है, गणित का जो प्राथमिक उद्देश्य है सुल्टजे के अनुसार वो क्या है? मानसिक शक्ति का विकास करना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 246। ये भी एक कोटेशन है। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? तो अगर आपने मैथ्स पेडागोजी का फर्स्ट वीडियो अगर देखा है तो इसको आप देखते ही आंसर बता दोगे कि इसका आंसर क्या है। तो अरस्तु होगा, हर्बर्ट होगा, प्लेटो होगा या हैमिल्टन होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्लेटो। तो इसको किस तरह से याद रखेंगे? देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से कि इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते, अपने ऐसे याद रख सकते हैं कि जिन विद्यार्थियों को एरोप्लेन में चढ़ने से डर लगता है वो एरोप्लेन में ना चढ़े। इसका ये मतलब हुआ, एरोप्लेन में न चढ़ने का मतलब है, ये कौन कहता है? पायलट कहता है। एरोप्लेन का जो है वो पायलट कहता है कि जिस विद्यार्थी को एरोप्लेन में चढ़ने से डर लगता है कृपया वो एरोप्लेन में ना हो। तो ये कौन कहेगा? प्लेटो कहेगा। तो इस तरह से याद रखेंगे कि ज्यामिति जिसको समझ नहीं आती वो विद्यालय में ना आए, और ये कौन है? प्लेटो है। ये कथन प्लेटो का है। चलिए जी, अब जानते हैं प्रश्न संख्या 247 को। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए या सभी के लिए? तो उपचार किन का किया जाता है? जो मंदबुद्धि होते हैं उनका भी किया जाता है, पिछड़े बच्चों का भी किया जाता है और सामान्य बच्चों का भी किया जाता है। तो ये इसका आंसर होगा सभी के लिए। प्रश्न संख्या 248 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बेलनाकार आकृति के शिक्षण की
सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? बेलनाकार आकृति की जो विधि है सर्वश्रेष्ठ हल करने की वो कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या संश्लेषण विधि? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आगमन निगमन विधि। दोनों आगमन निगमन विधि ये दोनों सही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 249। रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? यूक्लिड का है, ब्रह्मगुप्त का है, ब्राह्मीर का है या आर्यभट्ट का है? तो रेखा गणित को व्यवस्थित रूप जो प्रदान किया था वो किया था ब्रह्मगुप्त ने। तो इसका सही आंसर होगा बी। आगे है प्रश्न संख्या 250। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना कि नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। जो रीट लेवल फर्स्ट का जो है वो न्यू सिलेबस में एक टॉपिक जुड़ा है आंकड़ों का प्रबंधन, और ये रीट लेवल सेकंड के लिए भी क्या है इम्पोर्टेंट है, और वहाँ इसका नाम क्या है सांख्यिकी है। तो इसको आप देखिएगा। चलो अब देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 250। सामुदायिक गणित का प्रमुख उद्देश्य है। सामुदायिक गणित का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस पर एक अलग से वीडियो बनी हुई है सामुदायिक गणित, ठीक है, तो आप वो भी चेक कीजिएगा। देखिएगा दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान, समाज उपयोगी कार्य, समाज का व्यवस्थित स्वरूप विकसित करना और सामुदायिक संतुष्टि। तो देखिएगा सामुदायिक गणित क्या होती है? समाज के लिए होती है। तो यहाँ सारे क्वेश्चनों में देखो समाज उपयोगी कार्य, समाज, सामुदायिक संतुष्टि, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना प्रमुख उद्देश्य होता है सामुदायिक गणित का। दैनिक जीवन की समस्याओं का क्या करना? समाधान करना। ये इसका क्या है सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के मैथ्स पेडागोजी के 25 क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारे 250 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आंकड़ों का प्रबंधन रीट लेवल फर्स्ट के लिए और रीट लेवल सेकंड के लिए। सेकंड में ये सांख्यिकी के नाम से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।